Assalamu alaikum to everyone. Now we will discuss another question. That is, why did nationalist tensions emerge in the Balkans? तो nationalist tensions Balkans में क्यों स्टार्ट हुए हैं? तो nationalism in Balkans इसको हम पढ़ लेते हैं. तो इससे पहले हमने पढ़ा था nationalism in Britain. तो ब्रिटेन में नेशनलिस्ट प्रोसेस हमने डिस्कस किया है कि हाउ द यूनाइटेड किंगडम वाज फॉर्मड, द ग्रेट ब्रिटेन, इट्स फॉर्मेशन. तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बाल्कन कंट्रीज़. तो ये जो बाल्कन है ये एक्चुअली मिडल ईस्ट कंट्रीज़ है और ये बाल्कन पेनिनसुलर है, वहाँ पे ये लोकेट है. ठीक है, इसलिए उन कंट्रीज़ को बोलते हैं बाल्कन कंट्रीज़. एक्चुअली ये जियोग्राफिकल रीजन है जो पेनिनसुलर के शेप में है और उस पेनिनसुलर को बोलते हैं बाल्कन पेनिनसुला. तो वहाँ पे जो कंट्री लोकेट है उनको बोलते हैं बाल्कन कंट्रीज़. सो the most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans. यानी 1871 के बाद जो नेशनलिस्ट टेंशन एमर्ज हुई है वो बाल्कन में हुई है. तो 1871 में हमने देखा है इटली की जो यूनिफिकेशन हुई है, जर्मनी की यूनिफिकेशन. फिर उसके बाद हाँ हमने डिस्कस किया है ब्रिटेन. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. नाउ वी विल लुक अबाउट द नेशनलिज्म इन द बाल्कन रीजन्स. ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है आफ्टर 1871. द बाल्कन्स वेर ए रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशंस. तो ये जो बाल्कन्स हैं ये वेरिएशंस है यहाँ पे, यानी जियोग्राफिकल वेरिएशन है और एथनिक वेरिएशन है. जियोग्राफिकल वेरिएशन इन द सेंस जो ये बाल्कन्स हैं ये डिफरेंट कंट्रीज़ हैं. ठीक है, और ये डिफरेंट लैंड मासेस से फॉर्म किया गया है. ठीक है, यहाँ अलग अलग बाउंड्रीज लोकेट है. ठीक, सो ये बाल्कन कंट्रीज़ की जियोग्राफिकल वेरिएशन. और एथनिक वेरिएशन मीन्स कि यहाँ कल्चर भी डिफरेंट है. हर एक कंट्री का अपना जो है सिविलाइजेशन है, अपनी लैंग्वेज है, तो एथनिक वेरिएशन भी है. तो इस बाल्कन्स में कौन कंट्रीज़ आते हैं मॉडर्न डे में? यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वो है रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, कोर्शिया, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो. तो ये कंट्रीज़ है जो बाल्कन्स या बाल्कन कंट्रीज जिनको हम बोल लेते हैं, जो बाल्कन पेनिनसुलर पे लोकेट है. सो यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, यानी इन कंट्रीज़ में जो लोग हैं, या हम कहेंगे जो बाल्कन्स में जो लोग हैं उनको हम बोलते हैं स्लाव्स. ठीक है, तो द इनहेबिटेंट्स are called Slavs. A large part of the Balkans were under the control of Ottoman Empire. So this important point कि जो बाल्कन का जो बेशतर मैक्सिमम एरिया था ये किन के कंट्रोल में था? ये ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, जो कि हमें पता है कि 13th सेंचुरी से तकरीबन अर्ली 20th सेंचुरी तक जिनकी हुकूमत रही है यूरोप के, नॉर्थ अफ्रीका ओके, समेशन कंट्रीज़. तो ये एक बड़ी मेजर एम्पायर थी उस टाइम वर्ल्ड की, तो मुस्लिम एम्पायर थी. तो बाल्कन ये जो कंट्रीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द बाल्कन कंट्रीज़ वेर अंडर दिस ऑटोमन एम्पायर, ये इसके कंट्रोल में थी. सो the separate of the ideas of romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire. यानी जो आइडिया सेपरेट हुआ है रोमांटिक नेशनलिज्म का. तो रोमांटिक नेशनलिज्म है क्या? इसमें क्या होता है, इसमें कल्चर का इस्तेमाल किया जाता है नेशनलिस्ट फीलिंग्स को जो है सेपरेट करने के लिए, यानी नेशनलिस्ट आइडियाज़ एमर्ज करने के लिए कल्चर का यूज़ किया जाता है. म्यूज़िक, डांस, पोइट्री, ठीक है, फोक टेल्स, ऑल दीज थिंग्स उनका इस्तेमाल होता है नेशनलिस्ट फीलिंग्स को एमर्ज करने के लिए या सेपरेट करने के लिए. ठीक है, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इसको बढ़ाने के लिए कल्चर का यूज़ किया जाता है. तो बाल्कन्स में भी इस रोमांटिक इमेजिनेशन का यूज़ किया गया है. ठीक है, एंड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर लेड टू द एमर्जेंस ऑफ द नेशनलिस्ट टेंशन इन द रीजन. सो जो ही इनका जो ये ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ, यानी ये कमज़ोर होता गया, क्योंकि इसी ऑटोमन एम्पायर को फिर बाद में इट वाज इन अबाउट मिड 17th 18th एंड 19th सेंचुरी के टाइम में इसको बोला जाता था ऑटोमन एम्पायर को सिक मैन ऑफ यूरोप. अब ये सिक मैन बन चुका था, तो इसमें वो ताकत नहीं थी, ओके, वो पावर नहीं था
वो स्ट्रेंथ नहीं थी जो कभी इसके पास हुआ करती थी, अब ये सिक मैन बन जाता है। अब इसकी डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलती है। सो जो ही ये डिसइंटीग्रेट होता है, इसका पावर कम होता है, तो नेशनलिस्ट टेंशन एमर्ज होते हैं इन बाल्कन्स में। अब इन बाल्कन कंट्रीज़ को लगता है कि जो बिग पावर है जिसके कंट्रोल में थे वो अब बूढ़ा पड़ चुका है, वो अब इसमें उतनी क्षमता नहीं है। तो क्या होता है, नेशनलिस्ट टेंशन यहाँ पे भी स्टार्ट होते हैं, यानी नाउ दे आर फाइटिंग फॉर देयर इंडिपेंडेंस। ओके, तो ये होता है नेशनलिज्म का जो सेंस इनमें डेवलप होता है। One by one, European subject nationalities of the Ottoman Empire broke away from its control। ठीक है, तो यहाँ जो है ऑटोमन एम्पायर में जो ज़्यादातर जो ये कंट्रीज़ थी, तो वह यूरोपियन कंट्रीज़, तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया है। ठीक है, और ऑटोमन एम्पायर से वो क्या हुए, ब्रोक अवे, यानी ये उनसे अलग हो गए हैं, क्योंकि इनको पता है कि अब हमें रोकने वाला कोई नहीं है, ऑटोमन एम्पायर तो ख़त्म होने वाला है। सो द बाल्कन पीपल बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस। तो ये अब क्या है, इंडिपेंडेंस क्लेम कर लेते हैं, दे आर डिक्लेयरिंग देयर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, सो ये फाइट करते थे फॉर देयर इंडिपेंडेंस, वो चाहते थे कि हम आज़ाद हो और हमें पॉलिटिकल राइट्स यहाँ हासिल हो ऑन द नेशनलिटी, एंड यूज द हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट। और हिस्ट्री को वो इस्तेमाल कर लेते हैं, अपनी स्टोरी पर बयान कर लेते हैं, इसको प्रेजेंट कर लेते हैं वर्ल्ड के सामने, बड़े रिवोल्यूशनरीज के सामने, कि हम कभी हुआ करते थे इंडिपेंडेंट, लेकिन हमें कंट्रोल किया हुआ है ऑटोमन एम्पायर में, ऑटोमन एम्पायर ने, तो हम आज़ाद रहना चाहते हैं, बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सब्जुगेटेड बाय फॉरेन पावर्स। लेकिन उनको जो है डिफरेंट फॉरेन पावर्स ने कंट्रोल किया हुआ था। सो दिस इज़ नाउ व्हाट दे वांट फ्रीडम फ्रॉम दिस monarchy form of government and want to form the republic government. So this is when then it was a time when the first world war started from 1914 to 1918। तो वो एक इमीडिएट काज बन गया है इनकी इंडिपेंडेंस का, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर को हराया गया है और उनकी इसके पास जो भी कॉलोनीज थी, टेरिटरीज थी, वो इसको छोड़ना पड़ा, और बाल्कन कंट्रीज जो है वो भी फ्रीडम हासिल कर लेते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बाल्कन्स। ओके, आई होप यू गॉट इट। थैंक यू।